आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट in which we have discussed in detail about the Frenkel and Schottky defects, particularly in the ionic crystals. So in the ionic crystals we can have another type of defect that is known as non-stoichiometric defect. So this is a very important. Let us first consider what these non-stoichiometric compounds are. किस तरह के compound को हम लोग non-stoichiometric compound कहेंगे, ये पहले हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि स्टोशियोमेट्री क्या है। जो केमिकल कंपोजिशन से कंपाउंड्स का निर्माण होता है उसमें विभिन्न एटम्स भाग लेते हैं और उन एटम्स का जो सिंपल कंपोजिशन का कॉम्बिनेशन का जो रूल है वो है कि वो सिंपल इंटीग्रल रेशियो में कंबाइन करते हैं। जैसे कि आप देखिए NaCl में एक Na एक Cl के साथ, MgCl2 में एक Mg दो Cl के साथ, Al2O3 में एक दो अल्युमिनियम तीन ऑक्सीजन के साथ, ये नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन है जिसमें हमारा इंटीग्रल रेशियो 1:1, 1:2, 2:3 ये है। तो हम कहते हैं कि जो कंपाउंड्स बनते हैं उन कंपाउंड्स में डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन का जो रेशियो है वह रेशियो सिंपल इंटीग्रल रेशियो है। ये कोई बहुत बड़ा रेशियोज में नहीं होता है, जैसे कि 149:253 इस तरह का चीज हमको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन सारे कंपाउंड्स इसी तरह के नहीं होते हैं। कभी कभी हमको इनसे हट करके भी कुछ कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, जैसे ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स FeO, NiO या उनके सल्फाइड्स, निकेल सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं इन कंपाउंड्स में आयरन और ऑक्सीजन दोनों का कॉम्बिनेशन या निकेल ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन सिंपल 1:1 के रेशियो में नहीं होता है। जब एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि आयरन ऑक्साइड में आयरन 0.84 ऑक्सीजन, ये यहां से लेकर के इसका फॉर्मूला Fe.94 O तक हो सकता है। यदि हम फॉर्मूला इस तरह से लिखें Fe.84 O, इसका मतलब क्या हुआ कि for 84 iron may be in +2 state or some may be in +3 state also. There are 100 of oxygen. यहाँ ऑक्सीजन 100 है और आयरन जो है ये 84 है। This iron may be in both states +2 as well as +3 to maintain the electrical neutrality principle. तो जब, और इसमें वेरिएशंस भी होता है, कोई जरूरी नहीं कि सारा आयरन ऐसा ही हो, यहां से लेके यहां तक इसमें कोई भी कंपोजिशन देखने को मिल सकता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं, जिनका एक और नाम भी दिया जाता है बर्थोलाइट्स। इन कंपाउंड्स को कहीं कहीं हम लोग सॉलिड स्टेट्स में बर्थोलाइट्स के नाम से भी जानते हैं, जहां पर इनके वेरिएबल रेशियोज देखने को मिलते हैं। तो ये कंपाउंड्स कैसे बनते हैं और इनके अंदर जो बनने के दौरान जो डिफेक्ट्स जनरेट होता है उसी डिफेक्ट को हम लोग इस हेडिंग में आज पढ़ेंगे, जिसको हम लोग नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। इस नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहले एक है मेटल एक्सेस और दूसरा है हमारा मेटल डिफिशियंसी। मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड में कैटायंस जो है वो जनरली मेटालिक्स होते हैं और एनायन जो है वो नॉन मेटालिक है। तो कैटायन और एनायन में मेटल एक्सेस कैसे हो सकता है? तो मेटल एक्सेस फिर दो तरह से हो सकता है। जैसे आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा कैटायन इन द वॉइड, ये एक स्थिति हो गई। एक्स्ट्रा कैटायन इन द वॉइड ऐसा हो जाए, या मेटल आयन इन द वॉइड हो जाए, तो हमारा मेटल एक्सेस हो जाएगा।
और दूसरी स्थिति हो सकती है ये कि एनायन मिसिंग हो, anions are missing from the lattice position. इस दोनों स्थिति में चाहे एनायन कम हो या एक्स्ट्रा कैटायन वॉइड में आ जाए तो ये मेटल एक्सेस हो जाएगा। एक साधारण मैथमेटिकल एग्जांपल्स के साथ आप इसको समझ सकते हैं कि सपोज इन द नॉर्मल क्रिस्टल, in normal crystal we have 100 of C plus and 100 of A minus. C plus stands for cation, A minus stands for anion. यदि कैटायन की संख्या 101 हो जाए, 101 हो जाए और एनायन 100 रहे तो ये पहला केस हो गया, एक्स्ट्रा कैटायन इन द वॉइड, एक एनायन जो बढ़ा ये वॉइड में आ गया। एक दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि C प्लस की संख्या आप 100 की जगह पे C प्लस और एनायन जो है ये हमारा 99 हो गया। इस दोनों स्थिति में कैटायंस की संख्या ज्यादा हुई, मेटल आयंस की संख्या ज्यादा हुई, तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट हुआ। और इसी तरह से हम लोग मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट भी देख सकते हैं कि ये भी दो तरह से हो सकता है। एक्स्ट्रा एनायन इन द वॉइड, ये एक सिचुएशन है, लेकिन ये सिचुएशन जो है ये हाइपोथेटिकल है कि वॉइड में एक्स्ट्रा एनायन हो, इसकी संभावना बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? तो एनायन बड़े साइज के होते हैं और उनके वॉइड में जाने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, तो इसको हम लोग काट देते हैं। यहां पर एक ही पॉसिबिलिटी है मेटल डिफिशियंसी का कि लेस मेटल आयंस और C प्लस at the lattice position. तो हमारे पास एक तीन सिचुएशन हुआ, मेटल एक्सेस का दो सिचुएशन और मेटल डिफिशियंसी के तीन सिचुएशन हुए, जिनको आप डिटेल में अभी हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट को देखते हैं। मेटल एक्सेस में पहला केस वो है जब हमारा एक्स्ट्रा कैटायन इन द वॉइड आ जाए। जैसे मान लीजिए जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, सब पे चार्ज भी लिखना जरूरी है ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसमें मेंटेन हो। ये इस तरह का हमारा जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, इसमें और भी ये एक्सटेंडेड है सभी तरफ में। अब मान लो आप इसको हीट करते हैं, जिंक ऑक्साइड को आप हीट करते हैं, तो ये Zn2 प्लस हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर निकल आता है। अब ऑक्सीजन गैस जो है यहां से बाहर आ गया, निकल गया, ये बचा क्या? जिंक आयन। ये जिंक आयन इस लैटिस वॉइड में आ गया और ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन भी यहां पर आ गया, एक यहां हम लोग दिखा सकते हैं ऐसे। तो जिंक आयन सॉलिड के सरफेस में जो दूसरा लेयर है, ऐसे मल्टीपल्स लेयर होते हैं और इस लेयर्स में आकर के वो ट्रैप्ड हो गया। तो इसके कारण जिंक ऑक्साइड जैसे इसको हम लोग हीट करते हैं और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो इसका कलर भी चेंज होता है और येलो कलर का हो जाता है। फिर जब हम ठंडा करते हैं तो फिर से वापस आ जाता है, ऑक्सीजन के साथ फिर रिएक्ट करके ये रिवर्स होकर जिंक ऑक्साइड बनाता है और फिर से हमारा सॉल्ट व्हाइट हो जाता है। और ये प्रयोग आप जो भी लोग सॉल्ट टेस्ट किए होंगे लेबोरेटरी में, वो देखते होंगे कि जिंक ऑक्साइड्स को या जिंक कार्बोनेट को हम हीट करते हैं
तो गर्म होने पर वो पीला रहता है, फिर ठंडा होने पे उजला हो जाता है। तो ये एक्स्ट्रा कैटायन इन द वॉइड में जाने की ये प्रक्रिया है जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में है। दूसरा हिस्सा है उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं मेटल एक्सेस का, जहां पर हमने कहा कि लेस एन आयन at the lattice position ये कैसे क्रिएट हो सकता है। तो NaCl के क्रिस्टल को यदि हम सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट करें, किसके प्रेजेंस में, सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट करें, तो ये जो सोडियम वेपर है ये Na प्लस इलेक्ट्रॉन ये इस तरह से जनरेट करेगा। अब देखिए यहां जो Na प्लस Cl माइनस का क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है अपने मल्टीपल लेयर्स में, इस तरह से। अब यहां जो ये Cl माइनस है, ये जो Na प्लस यहां जनरेट हुआ है इस सोडियम के कारण, ये इसके साथ चला जाएगा और ये जगह खाली हो गया। ये Cl माइनस क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आकर के बैठ गया। इस तरह से लैटिस पॉइंट पर से एक Cl माइनस का माइग्रेशन हुआ। जब हम NaCl क्रिस्टल को सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो देयर इज अ माइग्रेशन ऑफ one Cl minus from the lattice position towards the Na vapor in the air and a reverse migration of electron to the lattice point। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन लैटिस पॉइंट्स पर आ गया और ऐसे क्रिस्टल कलर शो करते हैं येलो कलर के, इसीलिए हम लोग इसको एफ सेंटर डिफेक्ट भी कहते हैं। यहां जो एफ नाम क्यों दिया गया है, एफ नाम दिया गया है, जर्मन एक वर्ड है फार्बजेंटर। फार्बजेंटर एक जर्मन वर्ड है, इस वर्ड के चलते, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में कलर, और इसीलिए इस तरह के क्रिस्टल्स में कलर आता है तो हम लोग इसको एफ सेंटर डिफेक्ट भी कहते हैं। आप लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल को लिथियम के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो पिंक कलर दिखाई पड़ेगा। तो लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल को यदि हम लोग लिथियम मेटल के प्रेजेंस में हीट करें तो यहां भी उसी तरह से लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है और फिर क्लोराइड माइनस इसके पास आ गया, इलेक्ट्रॉन इस साइड पर आ गया, तो इसका कलर जो है वो पिंक कलर का आ जाता है। और पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल को यदि हम लोग पोटेशियम मेटल के प्रेजेंस में हीट करें तो ये कलर हमको वायलेट दिखता है। ऐसा सॉल्ट टेस्ट में भी हम लोग कलर देखते हैं। सोडियम के कंपाउंड्स को हीट करने से आपको येलो कलर का दिखता है, लिथियम आपको पिंक कलर दिखेगा और पोटेशियम जो है वायलेट कलर का दिखेगा। तो ये सॉल्ट टेस्ट में भी आपको कलर दिखता है और इसको हम लोग नॉन स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट के द्वारा भी देख सकते हैं। अब जैसा कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बताया था आपको, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ये सिर्फ एक ही केस में होगा, इसमें एनायंस वॉइड्स में नहीं आएंगे, जैसा मैंने पहले बताया, क्योंकि एनायंस बड़े साइज के होते हैं, वो वॉइड में नहीं आएगा। तो एक ही स्थिति हो सकती है कि कैटायंस आर मिसिंग, cations or oblique Mn plus metal ions are missing from their lattice position. ये अब इसका एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे आयरन का क्रिस्टल है, ये नॉर्मल क्रिस्टल है आयरन का, आयरन ऑक्साइड का, सॉरी, इसको एक हम लोग ऊपर ही बना लेते हैं। अब सभी आयरन पे +2 का चार्ज है, सभी ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज।
ये ऐसा है। यदि ऐसी स्थिति होती तो यह क्रिस्टल 1:1 का स्टोसियोमेट्रिक होता है, लेकिन जैसा हमने पहले कहा कि यह स्टोसियोमेट्रिक नहीं है, कुछ आयरन की संख्या इसमें कम है। अब मान लीजिए कि एक आयरन को हम लोग यहां से मिसप्लेस कर देते हैं, यहां से हटा देते हैं, देन यू हैव ए वॉइड हियर, ये खाली जगह हो गया, यहां पे आयरन नहीं है, तो दो पॉजिटिव चार्ज भी हट गए, तो ये क्रिस्टल तो बन गया, लेकिन इसमें चार्ज की न्यूट्रलिटी नहीं हो रही है। तो चार्ज की न्यूट्रलिटी कैसे होगी? तो जब हम लोग अक्सर पूछते हैं क्लास में बच्चों को कि इसका दो पॉजिटिव चार्ज हट गया, तो इसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, तो बच्चे कहते हैं कि इसमें दो पॉजिटिव चार्ज डाल देंगे। अब पॉजिटिव चार्ज कहां से आएगा? तो प्रोटॉन से आएगा, और प्रोटॉन जो है वो हाइड्रोजन H+ जो है ये प्रोटॉन है, सिर्फ एक प्रोटॉन आप डालेंगे तो H+ होगा। तब तो यदि H+ आप इसमें डालेंगे तो क्रिस्टल का कंपोजिशन ही चेंज कर जाएगा। तो यहां हम लोग H+ नहीं डाल सकते या प्रोटॉन नहीं डाल सकते। तो हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि दो पॉजिटिव चार्ज यहां से हटा है और दो जगह पे हम आयरन को +3 स्टेट में चेंज कर दें किसी दो जगह पर, तो ये इलेक्ट्रिकल चार्ज इसमें मेंटेन हो गया। यहां पर देखिए हमने चेंज किया, यहां पर हमने चेंज किया, बाकी आयरन +2 स्टेट में है। तो इस तरह से आपको चार्ज की न्यूट्रलिटी हो गई। That means if I am writing the formula of an oxide Fe.94O, it means कि for 100 of the oxygen O2- there are only 94 iron and some may be in +2 state and some may be in +3 state. अब कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है, यदि ये कंपोजिशन है या कोई निकल का कंपोजिशन है Fe.96O है, तो उसमें कितना आयरन या निकल +2 स्टेट में है या +3 स्टेट में है। दिस वी कैन काउंट इट इजिली विथ सिंपल कैलकुलेशन। मैं यहां पे इसी में क्वेश्चन डाल देता हूं कि व्हाट इज परसेंटेज ऑफ आयरन एज Fe3+। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो यहां पर इसी डेटा से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि यदि आपके पास 100 ऑक्सीजन है तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 200. So you have 200 negative charge, and to balance it we have 94 iron. Let iron 2+ and iron 3+ both are here in 94 numbers. Iron 3+ की संख्या x है, तो ये हो जाएगा 94 - x। अब इससे चार्ज कितना आएगा? तो 3x का। इससे चार्ज कितना आएगा? तो 94 - x × 2 का। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं रिपीट कर दूं, Fe.94O में देयर आर 100 ऑफ O2-, ये हमने मान लिया है, और 94 इसमें तब क्या हो जाएगा? Fe2+ और Fe3+ दोनों मिलके 100 ऑक्सीजन का ऑक्साइड आयन का नेगेटिव चार्ज हो गया यहां पर 200। तो आयरन 2+ और आयरन 3+ दोनों, जिसकी संख्या 94 है, इसके चार्जेस दोनों ये मिलकर के भी +200 होने चाहिए, यानी 94 - x × 2 + 3x = 200। ये रिलेशन यदि हम लिख लेंगे तो x की संख्या निकल जाएगी, यानी 94 × 2 - 2x + 3x = 200। (188 - x = 200) और x = +x 200 - 188 यानी कि 12। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो 94 हमारा Fe2+ में और Fe3+ दोनों मिलके था, x की संख्या हो गई हमारे पास 12, और इसकी संख्या हो गई 94 - 12 यानी कि 282। अब चार्ज देखिए बैलेंस हो जाएगा। 82 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 164, और 12 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 36। ये दोनों मिला के 200, एंड दैट बैलेंसेस द 200
नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्साइड आयन। तो ये संख्या हमको मिल गई। अब संख्या तो इतनी कम संख्या तो होती नहीं है क्रिस्टल में। क्रिस्टल में संख्या मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस में होती है। तो हमारा काम होता है परसेंटेज निकालना। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, परसेंटेज ऑफ Fe3+ या Fe2+, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं Fe2+ के लिए 12 और कितने में है, 94 में है, और ये 100, यानी कि 1200/94। और ऑब्वियसली 100 डिवाइडेड बाय 94 इज ग्रेटर देन 1। सो ये संख्या हमको लगभग 13% के आसपास हो जाएगी। तो हमारा 13% जो है इस आयरन Fe.94O में 13% लगभग आयरन 3+ है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी करके आप देख सकते हैं यहाँ कितना आता है। तो इस तरह से हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं डिफरेंट टाइप के नॉन स्टोसियोमेट्रिक कंपाउंड्स में। एंड दीज नॉन स्टोसियोमेट्रिक कंपाउंड्स आर वेरी यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर्पस, and some of them are also acting as a semiconductor. Zinc oxide acts as a semiconductor because there is some voids and there is a movement of electrons there. So these compounds have very wide applicability in the material science. Thank you.